यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवाया था और क्वेश्चन 17 तक करवाया था। आज फिर से क्वेश्चन करेंगे हम लोग और क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो 18, 19, 20 और 21 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। ये क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस n बराबर 1.5, मतलब लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है। लेंस जिससे बना हुआ है, जिस चीज से बना हुआ है, अगर वो कांच है या कोई और भी पदार्थ हो सकता है, तो उसका अपवर्तनांक दिया हुआ। वैसे ही n 1.5 जो होता है वो करीब करीब कांच का होता है। कि वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उसकी फोकस दूरी बताइए। है ना? मतलब क्या है, कोई लेंस है, उसका वायु में फोकस दूरी बता रखा है आपको कि वायु में उसकी फोकस दूरी कितनी है। तो आपने पढ़ा है इसको कि कोई भी लेंस है, अभी लेंस के बारे में नहीं बताया, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कह रहा है कि वायु में, तो जो वायु है उसके अंदर फोकस दूरी जब लिखते हैं तो एफ 1/fa लिखेंगे। है ना? वायु में फोकस दूरी है कितना है, तो अपवर्तनांक कितना है, तो आपने लिखा था 1/fa बराबर n/1। है ना? अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि आपका जो पहले लेंस है कहाँ है, तो लेंस हवा में। है ना? मान लीजिए यही लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस। तो ये है हवा आपका। है ना? ये तो कांच है ही जो अपवर्तनांक दिया हुआ है इसका, तो इसको n1 बोलते हैं। फिर से इधर हवा में रखा हुआ है तो इसको भी n1 बोलेंगे। और ये कांच का अपवर्तनांक या जो जिसका बना हुआ उसका अपवर्तनांक है। तो आप क्या लिखते थे, हवा में जो लेंस का फोकस दूरी है Fa 1/Fa बराबर क्या हो जाता था, तो आप लिखते थे n/1 -1 और 1/r1 -1/r2। और सही मायने में मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था, सिखाया था यहाँ से कि 1/fa इज इक्वल टू, दूसरा माध्यम ग्लास है तो ग्लास लिख लेंगे लेंस का, और पहला माध्यम हवा है तो हवा लिख लेंगे, हवा के लिए एयर डाल दिया, और ये 1/r1 -1/r। और दूसरा क्या किया आपने, तो उसी अपवर्तनांक वाले में, तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों का अपवर्तनांक बराबर है। तो मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया है, जो आपका 13वां नंबर वीडियो है, उसमें हमने बताया कि जब दोनों लेंस का अपवर्तनांक और जिस माध्यम में आप डुबाते हैं उसका अपवर्तनांक दोनों बराबर है ना, तो फोकस दूरी उसकी अनंत हो जाती है। पावर, है ना, फोकस दूरी अनंत होता है, पावर 0 हो जाता है, और वो जो लेंस है वो समतल कांच पट्टी की तरह व्यवहार करता है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों का अपवर्तनांक बराबर है। तो बार बार इसमें जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी बनाएंगे तो वही चीज आएगा, लेकिन इसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैंने 3 आपको लिखवाए थे, उसके आधार पे क्या लिखेंगे कि जो लेंस का अपवर्तनांक है, एन लेंस है, वो किसके अपवर्तनांक के बराबर है, तो एन माध्यम के बराबर है ना। इसका भी अपवर्तनांक 1.5 है और इसका भी अपवर्तनांक 1.5 है। और जब ऐसा होता है तो फोकस दूरी उसकी अनंत हो जाती है, पावर 0 हो जाता है, और लेंस जो है, जो भी लेंस है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, दोनों कैसा हो जाता है, तो समतल कांच पट्टी हो जाता है, प्लेन ग्लास प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पट्टी, समतल कांच पट्टी, या कह सकते हैं प्लेन ग्लास प्लेट। और मैंने कहा था कि ये माध्यम में अदृश्य हो जाता है, ठीक है ना। समतल कांच पट्टी जब आप बन जाता है तो माध्यम में आपको नहीं दिखाई देगा, जिसमें आपने लेंस को डुबाया था वो लेंस अदृश्य हो जाता है, नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। है ना? उसका जो फोकस दूरी है उसके बारे में आपसे पूछा है कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका जो 19वां नंबर क्वेश्चन है, जब F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। तो डी दूरी पर स्थित है मतलब क्या है, दोनों लेंस की बीच की दूरी डी दे रखी है ना। तो आपको आपने पढ़ा था कि उसका जो फोकस दूरी होता है वो कैसे निकालते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2, है ना, ऐसे करके निकालते हैं, -d/f1 f2, तो वैसे करके निकालेंगे। तो वैल्यू जो है
जो 19वां नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि दो जो लेंस है ना, एक लेंस ये है मान लीजिए, दूसरा लेंस ये है, कोई भी लेंस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने उत्तल लिया है तो उत्तल ही होगा, अवतल भी हो सकता है, दोनों के बीच का दूरी डी दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो दोनों के समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कह रहा है आपसे निकालने। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी को अगर हम f से संकेत करते हैं, है ना, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जो ये निकालने कह रहा है उसको हम f से संकेत कर रहे हैं, तो 1/f बराबर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी f है, तो ये होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी इंटू f1 f2, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला जो है निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, f1 f2 आ जाएगा, इससे भाग दीजिएगा तो f2 बचेगा, इससे भाग दीजिएगा तो f1 बचेगा, और यहाँ से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा तो d हो जाएगा। क्या यहाँ से आएगा, इसको इसका उल्टा कर दीजिए तो f हो जाएगा, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, f1 f2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा f1 प्लस f2 माइनस डी। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें फोकस दूरी आपसे निकालने का रहा है, तो सी वाला आंसर है। फिर कह रहा है सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता। आपको पता है कि सामान्य समायोजन की स्थिति जब होती है तो सामान्य समायोजन नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, सामान्य समायोजन को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला जाता है। सामान्य समायोजन की स्थिति तब होती है जब हमें हमारे आंख के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता और मतलब दबाव नहीं पड़ता सिलियरी मसल के ऊपर, सिलियरी मांसपेशी के ऊपर, और हम दूर की चीजों को, अनंत की चीजों को हम देख पाते हैं। तो जब हम अनंत की चीज को देखते हैं मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पे बनना चाहिए, तो उस स्थिति में जो आपका वस्तु है वो कहाँ पे होना चाहिए, तो जो नेत्रिका है उसके फोकस बिंदु पर पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव से जो प्रतिबिंब बनता है उसके फोकस दूरी पे बनता है, तो आवर्धन क्षमता माइनस f/f ही होता है, ये नहीं होकर के ये होता है। तो जो आंसर है उसका आवर्धन क्षमता आपको मैंने लिखवाया भी है, क्वेश्चन नंबर 20 का अगर देखिएगा तो वहां पे आवर्धन क्षमता हमने निकलवाया है, m = FO/FE, जब सामान्य समायोजन की स्थिति होती है तब, ठीक है ना। और 21वां नंबर क्वेश्चन है बेलनाकार लेंस का प्रयोग आंख के किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो कॉर्निया है उसका जो हॉरिजॉन्टल वाला वक्रता होता है और जो वर्टिकल है, दोनों में किसी में खराबी आ जाती है और उसकी वजह से या तो जो क्षैतिज रेखा है वो नहीं दिखता, या उदग्र रेखा और ध्वादर रेखा है वो नहीं दिखता है, लेकिन वो सीधा नहीं दिख करके टेढ़ा वक्र दिखता है, और ऐसे दोष को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, अबिंदुकता कहा जाता है, जिस दोष का सुधार हम बेलनाकार लेंस से करते हैं। और अबिंदुकता के साथ साथ अगर निकट दृष्टि दोष भी हो, मायोपिया हो, और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष भी हो, तो केवल बेलनाकार का प्रयोग नहीं करके गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बोलेगा अगर किसी मानव नेत्र में अबिंदुकता के साथ साथ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हैं, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोष को दूर करने में, तो गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो आया है आपका इसमें एस्टिग्मेटिज्म होगा, डी वाला आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है 4, फिर से 4 क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मनुष्य की आंख पर जो की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। कहने का मतलब जो आपका आंख है ना, आंख के बारे में मैंने बताया ही था आपको, ठीक है ना। इस तरीके से ये रेटिना होता है, ये जो वस्तु है यहाँ पे वस्तु अगर है मान लीजिए, है ना, तो ये उत्तल लेंस के तरह व्यवहार करता है, तो ये किरण कुछ ऐसे आती है ना, दूसरा किरण अगर मान लीजिए यहाँ से ये आती है, ये किरण, ये और ये किरण ऐसे जाती है, तो ये प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई किरणें यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से ये किरण आएगी तो यहाँ पहुंचेगी, मतलब इस ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब ये रेटिना के ऊपर तो दिख रहा है, ऐसे आपको अगर देखिए तो सही मायने में प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो इससे पता चलता है कि उल्टा होता है, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है ना, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ये जो भी
रेटिना होता है, मनुष्य की आंख का जो रेटिना होता है उसके ऊपर जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसको आपका जो प्रकाशिक नर्व है ना, वो उसको एनालाइज कर, मतलब वो भेज देता है ब्रेन को, ब्रेन उसको एनालाइज करके सीधा करके बताता है आपको, तब आपको वस्तु के बारे में पता चलता है। एक व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ये जो मानव नेत्र है वो क्या करता है कि 2 मीटर से निकट की वस्तु, मतलब ये जो है 2 मीटर पे मान लीजिए वस्तु है ना, ये 2 मीटर पे वस्तु है तब तो इसको देख लेता है, लेकिन 2 मीटर से नजदीक वस्तु है ना, इसको देख लेता है लेकिन इसको नहीं देख पाता। 2 मीटर से नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता। एक व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब इसको नहीं देखता, इसको देख लेता है 2 मीटर। और 2 मीटर से दूर की वस्तु जो होती है इसको भी देख लेता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो 2 मीटर से निकट की बात कर रहा है, 2 मीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब 2 मीटर से दूर की वस्तु को देख लेता है, 2 मीटर पे रखी वस्तु को देख लेता है, 2 मीटर से नजदीक तक की वस्तु को नहीं देखता। और जो आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ तक तो नहीं देखेगा, 2 मीटर से नजदीक नहीं देखता। तो हमने कहा था जबकि जब निकट की जो बिंदु है वो नहीं दिखाई पड़े, वो भी दूर चली जाए, तो उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, है ना। जब दूर का चीज केवल दिखाई पड़ता है, नजदीक का चीज दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसलिए हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये दूर दृष्टि दोष है, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष, बताए थे आपको अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी जो कॉर्निया की वक्रता है उसमें अगर कुछ असमानता होती है तो आपको जो क्षैतिज रेखा है वो वक्र दिखाई पड़ती है, या उदग्र रेखा है वो वक्र दिखाई पड़ती है। मतलब आप जो क्षैतिज रेखा है और वक्र रेखा है वो कटा हुआ कहीं पे जाली टाइप का अगर आएगा तो आपको उसमें कोई एक लाइन जो है वक्र के तरह दिखता है, और उसको कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता, तो उसको अबिंदुकता बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए के निवारण के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो जब हमें नजदीक की चीज दिखती है, निकट दृष्टि दोष का मतलब नजदीक की चीज केवल दिखती है, दूर की नहीं दिखती, दूर का चीज भी नजदीक ही हो जाता है, मतलब दूर का बिंदु अनंत नहीं होकर के वो 500 मीटर 200 मीटर ऐसा हो जाता है, तब जो है उस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमने आपको बताया था अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर अवतल लेंस कहीं पे है तो अवतल लेंस होगा, बोलिए उत्तल अवतल, ये जो सी है आपका अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कहता है नेक्स्ट जो कह रहा है वो रिलैक्स आंख से स्वस्थ मनुष्य देख पाता है। रिलैक्स का मतलब है आप जब भी कोई चीज नजदीक देखते हैं तो आपका सिलियरी मांसपेशी क्या करता है, जो आपस में सिलियरी मांसपेशी जो आपका जो आंख है उसकी वक्रता को कम करता है और उस वक्रता को बढ़ाता है, सॉरी कम नहीं बढ़ाता है, उसकी वजह से उसकी फोकस दूरी नजदीक होती है। जब नजदीक की चीज को देखते हैं तो मांसपेशी दबाव में होता है, इसलिए जब आप पेन को नजदीक लाएंगे आंख के ऊपर तो आपको आंख के ऊपर दबाव महसूस होगा। मतलब जब नजदीक की चीज को देखते हैं तो हमारा सिलियरी मांसपेशी जो हमारे लेंस है, ठीक है ना, उसको दबा करके और वक्र करता है, जिसकी वजह से फोकस दूरी नजदीक आ जाती है। लेकिन जब आपका जो आंख है उसके अंदर कोई दबाव नहीं होता तो आप बहुत दूर देख रहे होते हैं, तारे देख रहे होते हैं या आसमान में देख रहे होते हैं, दूर की चीजों को देखते हैं। तो दूर की चीज जब देखते हैं तो जो सिलेरी मांसपेशी है वो आपके लेंस का वक्रता जो है वो कम कर देता है, मतलब लेंस जो है वो और ज्यादा उसका जो द्वारक है या अपर्चर है वो बढ़ जाता है, पतला लेंस की तरह हो जाता है। तो पतला लेंस होगा तो फोकस दूरी दूर चला जाता है, उसको कहते हैं सामान्य स्थिति बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। उसी को हम कहते हैं रिलैक्स आई, मतलब आंख की जो मांसपेशियां हैं वो दबाव नहीं बना रही आंख के ऊपर, उसको कहते हैं रिलैक्स आई। और उस केस में आपका जो मांसपेशी है, जो लेंस है, उसको बहुत ही पतला कर देता है, मतलब उसकी फोकस दूरी अनंत पे चली जाती है। तो आपका रिलैक्स आई है उससे हमें जो है वो दिखता है वो अनंत तक दिखता है। रिलैक्स आई में जो आंख है कुछ पतला हो जाता है इस तरीके से, ये वाला, ठीक है ना। तो हमारा जो फोकस दूरी है ये वाला फोकस दूरी अनंत चला जाता है।
और 25 सेंटीमीटर की चीजों को देखते हैं तो इसी आंख को हमारा जो सिलेरी मांसपेशी है वो वक्र बना देता है इस तरीके से, ठीक है ना, ज्यादा वक्र बना देता है। तो ये जो है 25 सेंटीमीटर आ जाता है ना। तो निकटतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर के लिए, यहाँ पे दबाव होता है, यहाँ पे दबाव नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं रिलैक्स आई पोजीशन, मतलब रिलैक्स आई के ऊपर जो दबाव है नहीं होता, इसलिए रिलैक्स आई ये वाला, और ये जो होता है इसके ऊपर दबाव होता है। तो रिलैक्स आई में हमारा जो आंख है वो अनंत तक देखता है, और रिलैक्स आई नहीं है तो निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे देखता है, उसके नजदीक लाइएगा तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो स्पष्ट जो दिखता है 25 सेंटीमीटर तक दिखता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर कह रहा है आपसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ही लेंस का, एक ही उत्तल लेंस का बना होता है ना, एक ही उत्तल लेंस का बना होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, इस तरीके से होता है। और वस्तु को इसकी सहायता से छोटी ये एक लेंस का प्रयोग करते हैं जो ज्वेलरी वाले होते हैं, जो आभूषण बनाते हैं, या जो क्या कहते हैं घड़ी बनाने वाले होते हैं, वो देखते हैं आंख के अंदर एक ट्यूब होता है और ट्यूब को आंख में दबा लेता है, कुछ इस तरीके से ट्यूब होता है और इसके अंदर ये वाला लेंस लगा होता है, और इसको आंख में दबा लेता है ऐसे करके और बहुत नजदीक देखता है। मतलब क्या है, वस्तु जो है तो घड़ी बनाते समय घड़ी की जो कलपुर्जे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो उनको देखना होता है। उसी तरीके से जो ज्वेलरी होता है उसको बनाते समय भी छोटा छोटा होता है, सोने का बना रहा है तो बहुत छोटा छोटा होता है, उसको जोड़ना होता है, तो उसको लेंस की सहायता से बड़ा करके देखा जाता है। तो लेंस की सहायता से जो वो लोग जो देखते हैं एक ही लेंस का प्रयोग करते हैं, ये ट्यूब में आंख के पास ले जाकर के दबा देते हैं। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, उसमें एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है, छोटी वस्तुओं को देखा जाता है, और छोटी वस्तु को जो देखने के लिए प्रयोग करते हैं ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, छोटी वस्तु होती है। और ये जो है इसका जो प्रतिबिंब बनाता है वो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब आभासी भी जिसको आप कहते हैं, तो सीधा और है ना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा जो किरण है उस तरीके से है ना पैरेलल आएगा, पैरेलल आती है किरण तो उसके फोकस से पास करती है, तो फोकस से पास करके ये किरण देख रहे हैं इधर फैलती चली जाएगी, इसको पीछे ले जाइएगा तो पीछे कहीं मिलता हुआ नजर आता है इस तरीके से। ये वाली किरण जो है इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे तो पीछे कहीं मिलेगा, और ये जहां मिलता है ना, इसी पे अगर आप इसको बनाएंगे तो ये प्रतिबिंब आपको बनता हुआ नजर आता है। तो मतलब ए बी का प्रतिबिंब ए है तो नीचे ए है, बी है, बी से किरण यहाँ आ रहा है तो बी डैश है ना, ये से ये डैश, मतलब ये जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा है, तो आभासी या काल्पनिक जिसको बोल सकते हैं एवं सीधा, और बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है तो बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान रखिएगा आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी से बनता है। तो ये जो दिखा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अच्छा ये क्वेश्चन ये है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब होता है हमेशा, है ना। इसमें आप दो चीज तो एकदम ऐसे हटा सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं होता, तो ऐसे गलती हो जाएगी है ना, तो ये ऐसे नहीं भी जानते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो उल्टा प्रतिबिंब कभी हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर सीधा दिया है तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब बच गया ये दोनों, है ना। तो दो में से 50-50 में अगर नहीं भी जानते हैं तो आप लगा सकते हैं कोई भी, अगर आपको पता नहीं है सही तो दो में से सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये काल्पनिक है तो सीधा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक है तो उल्टा प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी हमेशा आभासी माने काल्पनिक, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो दिख ही रहा है आपको, सरल सूक्ष्मदर्शी से ये बनता है। और इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो 1 + d/f होती है, तो इसकी आवर्धन क्षमता होती है 1 + d। डी का मान आपको पता है ही, डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो फोकस दूरी है ना, इधर से ले लीजिए, ये भी तो फोकस ही है, इसको एफ बोलिए तो इसको एफ डैश बोल दीजिए, तो ये वाली फोकस दूरी होती है ना, ये एफ होती है। तो 1 +
डी 25 सेंटीमीटर बटा एफ ये होता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1 प्लस डी बटा एफ होता है। तो ये क्वेश्चन जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका हो जाएगा 1 प्लस डी बटा एफ। ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका फिर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिदृश्यक एवं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के नेत्रिका लेंस से बने दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब दूरबीन है। तो दूरबीन में तो आपको पता है कि अभिदृश्यक बड़ा होता है ना, और नेत्रिका का जो फोकस दूरी होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि अभिदृश्यक का फोकस दूरी ये जो दिया हुआ है, अभिदृश्यक इसका फोकस दूरी एफ ओ दिया हुआ है कितना, तो प्लस 60 सेंटीमीटर। दोनों उत्तल लेंस का बना होता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। इसका मतलब है कि 60 सेंटीमीटर का जो अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्टिव है, इसका फोकस एफ ओ प्लस 60 सेंटीमीटर होगा और आपका जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो नेत्रिका है लेंस वो भी प्लस में होगा, क्योंकि दोनों उत्तल लेंस का ही बना होता है दूरबीन में। इसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, इसका फोकल लेंथ छोटा होता है। ये नेत्रिका, इसको आप नेत्रिका बोलते थे और इसको अभिदृश्यक बोलते थे। तो अभिदृश्यक जो वस्तु के सामने जो रखा जाता है, इससे तारे वगैरह देखते हैं तो ये वस्तु के सामने होता है। तारे से जो किरणें आती हैं, समानांतर किरणें जो हमने बताया था आपको, तो वो जब इसके ऊपर आपतित होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये पूछ रहा है कि लेंस से बने दूरदर्शी को एक दूरस्थ बिंदु पर, दूरस्थ बिंदु मतलब तारे पर, इस प्रकार या बहुत दूर की स्थित वस्तु पर इस प्रकार फोकस किया जाता है कि नेत्रिका लेंस से निर्गत किरणें समानांतर हो। नेत्रिका लेंस से निर्गत किरणें समानांतर तभी होती है जब इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पे पड़ता है। मतलब ये जो आपका आई पीस है, इसको अगर आपने ई लिखा था, इसको ऑब्जेक्टिव लिखा था, तो इसका जो फोकल लेंथ है ये एफ ई डैश मैंने बताया था, इसके ऊपर अगर प्रतिबिंब बनता है, मतलब इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है ना, तो ये प्रतिबिंब की दूरी जो है ये इसके लिए तो वस्तु का काम करता है। तो इसी को आपने कहा था यू ई बराबर एफ ई, है ना। तब जो है इस लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो उससे किरणें समानांतर हो जाती है और अनंत पे बनता है। मतलब यहाँ से जो किरणें जाएगी यहाँ से, तो ये इस तरीके से, है ना, यहाँ से जो किरणें आएंगी फिर ये इधर जाती है और इसको अगर मिलाइएगा तो ये समानांतर किरणें निकलती है। ठीक है ना। ये जो किरणें हैं ये किरणें इस तरीके से समानांतर दोनों हो जाती है और पीछे भी करिएगा तो ये अनंत पे जाके मिलती हुई दिखती है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि जो फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ तो प्लस में होता है, प्लस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका भी फोकल लेंथ आई पीस का दिया हुआ है प्लस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन दोनों उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकल दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए उसको प्लस हम लिखेंगे। कह रहा है यदि वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर बनाया गया कोण 2 डिग्री है, तो आपने पढ़ा था m बराबर होता है क्या भाई, तो जो वस्तु द्वारा बनाया गया आंख पर कोण, वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर, तो हमने कहा था कि अभिदृश्यक को हटा करके यहाँ से जो किरण आई थी, अगर ध्यान होगा आपको तो किरणें कुछ इस तरीके से आई थी, है ना, और दूसरी किरण यहाँ से ये होकर के कट करके ऐसे गई थी, है ना। तो ये जो किरणें आई थी उसकी बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो किरण है इस तरीके से आया, तो ये जो कोण बना रहा है वो अल्फा कोण था। हमने वहां पे अल्फा लिया था, ये कोण अल्फा। मैंने कहा था कि अगर इसको हटा के आंख रख दिया जाए तो आंख पर भी बना कोण वही होगा। तो मतलब ये है कि हमारा जो आवर्धन क्षमता होता है वो आंख पर बनाया गया कोण नीचे होता है अल्फा, और प्रतिबिंब द्वारा जो बनाया गया कोण होता है किसके ऊपर, नेत्रिका के ऊपर। जो फाइनल प्रतिबिंब है ये वाला जो कोण बना रहा था उसको बीटा, है ना, तो बीटा बटा अल्फा होगा। तो हमने क्या कहा था कि जो आंख पर बनाया गया कोण जब लेंस की सहायता होती है तब जो कोण बनता है उसको हम बीटा बोलते हैं, और जब कोई सहायता नहीं होता, कोई लेंस नहीं होता, तो जो कोण बनता है अल्फा उसको बोलते हैं। बीटा अपॉन अल्फा को हम आवर्धन क्षमता बोलते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बीटा बटा अल्फा जो है आवर्धन क्षमता है ना। तो बीटा बटा अल्फा में कौन दिया है, वस्तु द्वारा बनाया गया कोण। तो वस्तु जो कोण बनाता है वो अल्फा कहलाता है, और आवर्धन क्षमता
आपको पता है कि जो दूरबीन के लिए आवर्धन क्षमता होती है वो m बराबर FO अपॉन FE माइनस में होता है ना। जब प्रतिबिंब जो अनंत पे बनता है तो FO बटा FE होता है माइनस में, लेकिन आवर्धन क्षमता जब पूछ रहा है आपसे तो केवल ये माइनस की बात नहीं कर रहा। माइनस तो वो बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। हमने बताया कि जब भी माइनस बनता है इसका मतलब माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्लस में आभासी बनता है, माइनस में उल्टा बनता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू वाइज अगर देखिएगा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई है और m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा है। तो एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा हम लिख सकते हैं, माइनस की बात यहाँ पे नहीं है, केवल हमको एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो ये एफ ओ का मान तो आपको पता है 60 दिया हुआ है, एफ ई का मान 5 दिया हुआ है, बीटा का मान निकालना है। वही पूछ रहा है प्रतिबिंब की कोणीय चौड़ाई, मतलब प्रतिबिंब जो है ये कोणीय चौड़ाई ये जो है वो कितना होगा। बीटा बटा अल्फा कितना है, तो 2 डिग्री दिया हुआ, देखिए 2 डिग्री बना रहा है। तो ये हो गया 12 25 60 हो गया, और 12 से 2 गुना हो जाएगा कोना कोनी, तो बीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो 24 डिग्री इसका आंसर है आपका ये वाला, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर, 20 गुना आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। देख रहे हैं, एक दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा वहां से, है ना। ये तो निकल ही गया आपका। तो m बराबर एफ ओ बटा एफ ही होगा, और 20 गुना मतलब क्या इसके अंदर क्या वैल्यू होगा, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर एफ ओ बटा एफ ही, है ना। ये वाला फॉर्मूला जो आपका आ रहा है m बराबर एफ ओ बटा एफ ही इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पे तो बीटा और अल्फा दिया हुआ ही नहीं है, आपको दिया हुआ है m का वैल्यू 20 गुना आवर्धन, एफ ओ का वैल्यू दिया हुआ है, दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 60 ही दिया हुआ है, मतलब प्लस अभिदृश्यक का, और एफ ई का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो एफ ई बराबर 60 बटा 20 हो गया, तो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस का बना होता है तो प्लस में ही होगा, आंसर वैसे प्लस में ही दिया होगा। फिर आपको देता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो आप तो जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है उसको हम D बोलते हैं, कैपिटल D बोलते हैं, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ 25 मीटर लिखा हुआ है, तो जल्दीबाजी में गलती होती है, लोग इसको लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 25 मीटर जो लिखा हुआ है, उसकी वजह से ये वाली गलती हो जाती है, तो इसको नहीं देना है, ठीक है ना। आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये 50 सेंटीमीटर है, ये 25 मीटर लिखा हुआ है, जबकि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो उसको कैपिटल D से संकेत करते हैं, वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो वो ध्यान रखिएगा, ये जो D है यहाँ पे D का मान 25 सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता है, और जल्दीबाजी में ये गलती होती है, लोग 25 मीटर ये मीटर नहीं देख करके फट से लगा देते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर है आपका एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है ना। 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब कोई आंख है ना, मानव नेत्र है, उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, है ना, नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती है। 2 मीटर से अधिक दूर, मतलब ये जो है आपका मानव नेत्र है ना, और इस मानव नेत्र को 2 मीटर से अधिक, ये 2 मीटर है आपका, है ना, 2 मीटर पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो 2 मीटर की वस्तु तो उसको दिखाई पड़ जाती है, ये दिखाई पड़ता है, लेकिन 2 मीटर से अधिक दूरी पर जो स्थित वस्तु है वो दिखाई नहीं पड़ता, ये कह रहा है, मतलब 2 मीटर से अनंत तक की वस्तु को नहीं देख पाता वो। तो हमने क्या बताया था आपको कि 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु नहीं दिखती, मतलब अनंत की वस्तु नहीं दिखती, तो अनंत पर रखी वस्तु को देखना हमारा, इसका मतलब एम है, हमारा लक्ष्य क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु कैसे दिखे। तो उसके लिए क्या करते थे, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाते थे, जहां पे हमें दिखना प्रारंभ होता था। तो ये हमारे लिए वस्तु
हो जाता था u बराबर अनंत माइनस अनंत, क्योंकि बायां साइड है x, माइनस x की दिशा में है, इधर प्लस x की दिशा है। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर अगर लीजिएगा आंख का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इधर माइनस x है। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, तो जहां से हमें दिखना प्रारंभ होता है, कहां तक दिखता है, तो आपको पता है कि वो d होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको डी बोलते हैं। मतलब 2 मीटर से 25 सेंटीमीटर तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। नजदीक की वस्तु दिखती है, निकट का चीज जब दिखता है तो उसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर की बिंदु भी नजदीक आ जाती है, अनंत वाली भी नजदीक आ गई, कहां तक, तो 2 मीटर तक। 2 मीटर से आगे नहीं दिख रहा, मतलब हमको प्रतिबिंब कहाँ बनाना पड़ेगा वस्तु का, ये वस्तु अगर है अनंत के ऊपर, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहीं पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। और प्रतिबिंब बनेगा तो भी यहाँ पे बनेगा, तो भी की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी जो 2 मीटर तक आपको दिखता है। और भी की दूरी अगर 2 मीटर तक होगी तो भी का मान कितना हो जाएगा, तो ये जो भी वाला वैल्यू है ना, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो इसको भी बोलेंगे, और भी का मान कितना हो जाएगा, तो -2 मीटर, क्योंकि ये भी आप यहाँ से माप लिएगा, बायां साइड आना पड़ेगा। अब बायां साइड मतलब -x की दिशा, -x की दिशा को माइनस से लिखेंगे, तो मतलब आपकी दो वैल्यू आ गई। u का मान माइनस अनंत पर देखना है, और v कहाँ बनाना है, तो -2 मीटर पे, जहां से हमको दिखना प्रारंभ होता है ना, और 25 सेंटीमीटर तक दिखता है। तो आपने लेंस फॉर्मूला आई के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। तो यहाँ से आ गया 1 बाई जो v है उसके जगह पे -2 माइनस अनंत इज इक्वल टू 1 बटा f। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा अनंत 0 होता है, तो यहाँ से क्या हो गया 1 बाई -2, मतलब फोकस दूरी कितनी हो गई, तो -2 मीटर, मीटर में ही दिया हुआ था, तो फोकस दूरी हो गई -2 मीटर। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, P होती है। तो लेंस की क्षमता को निकालिएगा तो P बराबर 1 बटा f होता है ना। तो 1 बटा f मतलब -2, मतलब -0.5 डायोप्टर आ गया। ये 2 मीटर में ही है, देख लीजिए यहाँ पे, इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, मीटर में ऑलरेडी है तो मीटर में आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपको, वो आ रहा है P बराबर -0.5 डायोप्टर। ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि जब दूर की चीज नहीं दिखती तो दृष्टि दोष जो होता है वो कैसा होता है, निकट की चीज केवल दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है या पावर माइनस में होता है। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, जो जो माइनस में है वही आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। ये दोनों प्लस में है तो इसको ऐसे ही छाट देंगे, तो ये 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा, तो ये आपको 0.5 डायोप्टर आ रहा है। तो ये 32 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, क्या है इसमें कि प्रयोगशाला में उपलब्ध 4 उत्तल लेंस है, L1 L2 L3 L4, है ना, उसकी फोकस दूरी दे रखी है, और उससे कह रहा है 2 लेंसों द्वारा एक 10 सेंटीमीटर की लंबी नली का प्रयोग करके 4 आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनाया जाता है। मतलब प्रयोगशाला में 4 लेंस रखा हुआ है, L1 L2 L3 L4, उसकी फोकस दूरी दी हुई है। कितना है फोकस दूरी, तो L1 का 2 सेंटीमीटर, L2 का 4 सेंटीमीटर, L3 का 6 सेंटीमीटर और L4 का 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसमें से 2 लेंस का यूज करना है, 4 में से 2 लेंस का प्रयोग करना है ना। और 2 लेंस का प्रयोग कैसे करना है, तो 10 सेंटीमीटर की एक लंबी नली है ना, 10 सेंटीमीटर का लंबा नली है, ठीक है ना। इस लंबे नली में उसको बनाना है, उसको रखना है 10 सेंटीमीटर के लंबे नली में, मतलब आपको ये अभिदृश्यक लगाना है और नेत्रिका लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हमको व्यवस्थित करना है। तो ये एक हो जाएगा अभिदृश्यक, है ना, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, आप वो से संकेत करेंगे। एक नेत्रिका हो जाएगा, ई से संकेत करेंगे। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का जो दूरी 10 सेंटीमीटर है उससे 4 आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनाना है। आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो m होता है। दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो F बटा F ही होता है, माइनस में होता है ना। लेकिन माइनस से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हमें केवल उसका संख्यात्मक मान लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। तो m इज इक्वल टू F अपॉन F। तो 4, ये m कह रहा है 4 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि
जब आप FO/FE लेते हैं, ये FE लेते हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब अनंत पे बनने का मतलब है कि अभिदृश्यक जहां प्रतिबिंब बनाएगा, ये आई पीस का अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अभिदृश्यक दूरबीन ही तो बना रहे हैं, दूरदर्शी बना रहे हैं। तो अभिदृश्यक जहां पे प्रतिबिंब बनाएगा वो आई पीस का फोकस होगा, मतलब ये वाली फोकस दूरी हो जाएगी। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये दूरदर्शक जो है या दूरबीन है, उससे अभिदृश्यक जहां पे प्रतिबिंब बनाएगा वहीं पे इसका फोकस दूरी होगा। तो फोकस दूरी जो है ये वाला FE हो गया। तो ये वाली दूरी और ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसके फोकस पे बनता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो इसके फोकस के नीचे बनता है। तो FE डैश जहां होता है वहीं FO होता है। FE डैश का जो बिंदु होता है यहाँ से FO होता है, तो ये वाली दूरी FO हो जाती है जो इसका प्रतिबिंब होता है, और इसके लिए जो वस्तु का काम करता है वो FE हो जाता है। तो नली की लंबाई कितनी हो जाती है? तो हमने बताया था L बराबर FO+FE होता है। ये आपको बताया था उस समय, दूरदर्शी बताया था कि इस स्थिति में जो नली की लंबाई होती है FO+FE हो जाती है। तो M का वैल्यू तो 4 दे रखा है ना, और यहां से क्या हो जाएगा? आवर्धन क्षमता तो 4 दे ही रखा आपको, तो 4 लिख लीजिए। तो यहां से हो जाएगा FO/FE, ठीक है। और यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 4FE बराबर FO, है ना। FO का मान यहाँ रख दीजिए। L का मान जो लंबाई है दोनों लेंस के बीच की दूरी का लंबाई 10 सेंटीमीटर वो दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4FE प्लस FE। तो यहाँ से हो गया 10 बराबर 5FE हो गया। तो FE का मान यहाँ से 10/5 2 आ गया। तो 2 सेंटीमीटर FE है अभिदृश्यक नहीं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो FO का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से निकालिएगा तो FO बराबर हो जाएगा 4 गुना FE का मान 2 है तो 8 सेंटीमीटर। मतलब अभिदृश्यक ये जो है इसका फोकस दूरी 8 होना चाहिए और नेत्रिका का फोकस दूरी 2 होना चाहिए। तो 8 कौन है? 8 है आपका L4 ये वाला, है ना। और 2 कौन है? तो L1 है। L4 L1 होना चाहिए, पहले L4 होना चाहिए, L1 होना चाहिए, D, है ना। तो D वाला आंसर होगा, पहले L4 आएगा उसके बाद L1 आएगा, क्योंकि ये नेत्रिका बाद में है, अभिदृश्यक पहले होता है। तो पहले L4 आएगा, फिर क्या कहते हैं L1 आएगा। दूसरा कह रहा है F फोकस दूरी के एक असाधारण आवर्धक लेंस, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले सरल सूक्ष्मदर्शी बताया था, उसी को साधारण आवर्धक लेंस कहा जाता है। जिसमें हमने कहा था कि जो ज्वेलरी मेकर होता है वो एक लेंस का प्रयोग करता है, या घड़ी बनाने वाला होता है एक लेंस का प्रयोग करता है, और अपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखता है, जिसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसी दिशा में बनता है। ये मैंने कहा था। तो कर आंख इस समय जब आप देखते हैं तो मैंने क्या कहा था, आंख में उसके दबा के रखा जाता है, तो बहुत आंख के नजदीक रहता है। लेकिन अगर आंख मतलब ये जो आंख जब नजदीक रहता है, मतलब एकदम आंख में जब सटा के आप रखते हैं, तब जो आवर्धन क्षमता होती है वो मैंने आपको कहा था 1+D/F होता है ना। लेकिन आंख जब दूर हो जाता है, ठीक है ना, दूसरी स्थिति में ये आंख के निकट होता है, एकदम आंख समीप में होता है, आंख एकदम या बिल्कुल निकट, लेंस के। अब आंख दूर चला जाएगा, मतलब आंख को अगर आपने यहां से नहीं रख करके दूर से देखा, यहां से देखा, है ना, और दोनों के बीच की दूरी ये जो है वो दे रखी है A है, ये वाली दूरी दे रखी है कि लेंस तथा आंख के बीच की दूरी A है ना। तब जो आवर्धन क्षमता होती है 1+D - A/F ये होता है, ठीक है ना। A दूरी पर आंख जो है, आंख लेंस से A दूरी पर स्थित है, आंख लेंस से A दूरी पर स्थित है, तब ये उसके अंदर
ये कंडीशन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आंख अगर लेंस से ए दूरी पर स्थित है तो 1 + d - a/f ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर में अगर आता है तो d का मान तो यहाँ पे पता ही है कि d का मान 25 सेंटीमीटर होता है। f उत्तल लेंस का फोकस दूरी है, तो f का उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा तो 10, 50 रहेगा तो 50 जो भी है। f फोकस दूरी है, a आपको दिया हुआ रहेगा तो a नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 34 नंबर क्वेश्चन। फिर 35 का रहा है, एक व्यक्ति -2.5d देख रहे हैं क्षमता का चश्मा पहनता है। तो माइनस से ही पता चलता है यहाँ पे कि उसने अवतल लेंस लगाया है। और अवतल लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए। तो नेत्र दोष तो निकट दृष्टि दोष हो गया, क्योंकि आप माइनस तभी लगाते हैं जब आपको अवतल लेंस लगाने की जरूरत तभी पड़ती है जब निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष कौन है? ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये दोनों निकट दृष्टि दोष, ये वाला दोनों। अब निकट तो पता चल गया, अब 40 सेंटीमीटर 250 है, अब निकालना पड़ेगा। तो उसको कह रहा है 2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। तो P का मान दिया हुआ है और F का मान आपको निकालना है। तो माइनस से ही पता चल गया कि वो अवतल लेंस है, और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में पता करते हैं। तो ये जो है आपको पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष होगा, और P जो दिया हुआ है वो -2.5d दिया है। तो F बराबर आपको पता है 1/p होता है ना। तो ये वैल्यू रखिएगा, तो 1/2.5 क्या आता है? मीटर में आता है। सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1.25 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, है ना। और ये जो है ये दशमलव है, तो दशमलव को भी हटाइएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 10, तो 1/25 गुना 10 गुना 100 ये हो जाएगा। 25 चौका 100 हो गया, सेंटीमीटर में 10 चौका 40 आ गया। इसका मतलब 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष फोकस दूरी ऐसे माइनस होना चाहिए, आपको पता है अवतल लेंस हमने बोल ही दिया निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस है, माइनस मैंने नहीं लिया है, लेकिन ये अवतल लेंस होगा। ये ध्यान रखिएगा, माइनस लीजिएगा तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो ये -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और ये बताता है कि अवतल लेंस है ये। तो क्वेश्चन बनाते समय जो जो चीज भी समझ में आए उसको एकदम सोचना है, सोचिएगा तो ये आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार कर देगा कि आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था ना, कौन से लेंस का प्रयोग करेगा। तो दिख ही रहा है कौन सा लेंस का प्रयोग, निकट दृष्टि दोष 40 सेंटीमीटर लेंस का नाम पूछता तो माइनस से ही पता चलता। आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता अगर है केवल कि जिस लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है वो अवतल लेंस होता है, जिसका प्लस होता है उत्तल लेंस होता है। पावर उसी के हिसाब से, पावर जिसका माइनस होता है अवतल लेंस होता है, जिसका पावर प्लस होता है उत्तल लेंस होता है। तो जैसे ही माइनस आया तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा वो अवतल लेंस का प्रयोग कर रहा है। वो भी क्वेश्चन पूछेगा किस लेंस का प्रयोग कर रहा है, तो अवतल लेंस का प्रयोग कर रहा है ना। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। तो नहीं भी जानेंगे तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया, इसको समझने से पहले भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके। तो हमारा जो आंख है वो एक ही साथ नजदीक की वस्तु को देखता है, तुरंत आप दूर जब वस्तु को देखते हैं तो दूर की वस्तु को देखता है। तो वस्तु जो है उसका जो प्रतिबिंब रेटिना पे हमारा आंख जो है वो एकदम तुरंत बना सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली आप तुरंत नजदीक के चीजों को देखते हैं, निकट का चीज को तुरंत बनाता है, दूर की चीज को देखते हैं उसका भी रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब ये उसकी जो समंजन क्षमता है उसकी बात कर रहा है कि एक साथ वो एकोमोडेट करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई जिसको बोलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। और नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये अनंत की चीज को भी देखता है और 25 सेंटीमीटर चीज की भी देखता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता बोली जाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है ना। तो ये पावर जो है नेत्र का जो है वो हमारा नजदीक 25 सेंटीमीटर पे अगर बोलिएगा तो 4 उसका अगर निकालिएगा तो 4 डायोप्टर होगा, और अनंत पर जब निकालिएगा तो अनंत पे 0 आएगा, क्योंकि अनंत तो इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आई है उसका समंजन क्षमता मैक्सिमम कितना, अधिकतम तो 4 डायोप्टर।
हमारा आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो हमारा आई का जो समंजन क्षमता है उसका फोकस दूरी कहां से कहां है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक है ना। तो पावर तो 1/f होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर प्लस में होगा, है ना। सेंटीमीटर पे हमने कहा था पावर निकालेंगे तो उसको मीटर में बदल देंगे, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिएगा, तो ये हो गया 1/25 और 100 ऊपर चला गया। अब ये डायोप्टर हो जाएगा क्योंकि 1/मीटर डायोप्टर होता है, तो 4 तो +4 डायोप्टर आया। और इसका अगर अनंत के लिए निकालिएगा तो यहाँ पे P बराबर 1/f मतलब 1/अनंत 0 हो गया, मतलब 0 से 4 डायोप्टर तक होता है ना। जो P होता है समंजन क्षमता कहां से कहां तक होती है, तो 0 से 4 डायोप्टर तक। तो अधिकतम बोलेगा, अगर पूछेगा अधिकतम समंजन क्षमता आंख की कितनी होती है, तो 4 डायोप्टर, है ना। न्यूनतम कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। तो ये जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई 0 से 4 डायोप्टर तक होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे जो ह्यूमन आई है या मानव नेत्र है उसकी अधिकतम समंजन क्षमता या अधिकतम क्षमता कितनी होती है, तो P = 4D, और न्यूनतम क्षमता कितनी होती है, तो P = 0D, है ना। कहां से कहां तक हमारा आंख देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है अगर वो स्वस्थ आंख है। तो अगर कुछ में दोष है तब तो आप पढ़ते ही हैं कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या दोनों मिल करके जो क्या कहते हैं जरा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे में हो जाता है, और एक अबिंदुकता पढ़ते हैं ना, तो वो चीज है आपका। तो ये 4 क्वेश्चन आपका जो है ये 36 तक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये देखिए फिर क्वेश्चन है आपके पास कि किसी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 75 सेंटीमीटर है। क्या है, दूरदृष्टि दोष है। तो आंख के अंदर दूरदृष्टि दोष होता है, तो क्या मैंने बताया था कि दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति को दूर की चीज दिखती है, नजदीक की चीज नहीं दिखती है। दूर की चीज अनंत जो है उसके लिए दिखेगा, है ना, अनंत की चीज एकदम सही से दिखेगी उसको। तो ध्यान रखना है कि अनंत की चीज को उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे कोई वस्तु अगर होगी तो वो दिखेगी, है ना। 25 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ वस्तु है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है D = 25 सेंटीमीटर, ये इसको नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि दोष जिसको है, तो दिखा हुआ एक किसी दूरदृष्टि दोष, तो ये आप जनरल जानते हैं कि अनंत की वस्तु नहीं दिखेगी उसको। सॉरी, दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर वाला चीज दिखेगा, मतलब दूर की वस्तु दिखेगी, नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी, मतलब ये 25 सेंटीमीटर वाला वस्तु नहीं दिखेगा। फिर कहता है उसके दोष से ग्रसित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहाँ है, तो 75 सेंटीमीटर पे। मतलब 25 सेंटीमीटर पे तो नहीं दिखता, लेकिन 75 सेंटीमीटर से उसको वस्तु दिखने लगती है। तो ये जो 75 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु है वो तो दिख जाएगा उसको। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी उसके लिए, खराब नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 75 सेंटीमीटर हो गया है। तो यहाँ पे स्थित वस्तु दिखेगी, यहाँ पे स्थित वस्तु नहीं दिखेगी। तो उसका उद्देश्य क्या होगा, इसके आगे तो सारा कुछ दिखता ही है, तो उसका उद्देश्य हो गया इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाना। तो क्या करेगा, यहाँ पे कोई वस्तु मान लीजिए किताब है, उसको पढ़ना है ना। तो इसका जो ये जो वस्तु है इसकी दूरी जो हो जाएगी वो D के बराबर -D हो जाएगा, क्योंकि ये बायां साइड आपको आना पड़ेगा, यहाँ से सारी दूरी मापी जाएगी, है ना, आंख के प्रकाशिक केंद्र से, तो ये -D हो जाएगा। और इस किताब का प्रतिबिंब कहाँ बनाना पड़ेगा, तो इस किताब का प्रतिबिंब आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होता है तो यहीं पे बनाना पड़ेगा। मतलब जो प्रतिबिंब है किताब का, है ना, वो प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। किसका भाई, तो किताब का। और यहाँ पे स्थित चीजों को हमारा आंख देख लेता है, तो प्रतिबिंब अगर बनाइएगा तो प्रतिबिंब को भी देख लेगा। मतलब ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और वो है 75 सेंटीमीटर, तो ये -75 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बायां साइड मतलब -x की दिशा में आप आएंगे इसको मापने के लिए, ठीक है। अब कह रहा हमको कि जो लेंस का प्रयोग करेगा, है ना, उसकी फोकस दूरी बताइए, है ना, चश्मे के उस लेंस की फोकस दूरी बताइए।
तो आपको पता है कि दूरदृष्टि दोष का हम सुधार कैसे करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक आनी चाहिए, तो प्लस में आंसर होना चाहिए। तो यहाँ तो सारा प्लस में ही दिया है, तो इसका मतलब है आपको वहां से कोई मतलब यहाँ पे आंसर में कोई हेल्प नहीं होने वाला है। तो आपको निकालना पड़ेगा लेंस सूत्र से, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। v का मान -75 है, माइनस u का मान कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को, तो -25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/f निकालना है। तो ये हो गया -1/75 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 75 एलसीएम हो गया, 75 से भाग दीजिएगा तो -1, 25 से भाग दीजिएगा 25 दिया 75 प्लस 1/f हो गया। यहाँ से हो गया -3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और ये बन गया 2/75 बराबर 1/f, और यहाँ से f का मान निकालिएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 75/2 मतलब 37.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है 37.5। कहाँ दिख रहा है, ये सी में दिख रहा है, तो 37.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर है। अब जो दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंसों को फ्रेम में घुमाता है ना, फ्रेम में घुमाता है अपने चश्मे के लेंसों को और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। ये हमने बताया था कि अगर चश्मे के फ्रेम को घुमाएगा, है ना, चश्मे के लेंसों के फ्रेम को घुमाएगा तो इसका मतलब जो क्षैतिज है वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल जो ऊपर वाला क्षैतिज है वो उदग्र बन जाएगा, उदग्र है क्षैतिज बन जाएगा। और उसमें अगर समंजन गड़बड़ाता है तो इसका मतलब उसकी जो कॉर्निया है उसकी वक्रता गड़बड़ा गई है और उसकी वजह से वो बेलनाकार लेंस लगाया होगा। मतलब उसके आंख के अंदर कौन सा दोष होगा, तो अबिंदुकता वाली दोष होगी, तो अबिंदुकता वाली दोष ये वाली। उसके बाद क्वेश्चन है सामान्य समायोजन की स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये तो आपको कराए थे। सामान्य समायोजन नॉर्मल जो होता है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, तो हमारा जो आंख है वो कहाँ देख पाता है, तो हमारा आंख जो है अनंत के ऊपर प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब जो अनंत जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो अनंत पे बनता है, अनंत पे बनाया जाता है। मतलब नेत्रिका पे जब वस्तु से किरणें आती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फाइनल अंतिम वो अनंत पे बनता है, उसको कहते हैं सामान्य समायोजन की स्थिति। बहुत बार आ गया ये नॉर्मल एडजस्टमेंट। उस केस में जो आवर्धन क्षमता होती है किससे, सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी में ये वाला छोटा होता है, ये वाला नेत्रिका बड़ा होता है, और उसमें आया था आपको ध्यान होगा तो -VO/UO है ना, 1 + D/F ये मान आता है। सामान्य समायोजन की स्थिति में m बराबर -VO/UO 1 + D/F ये वाला जो था वो आवर्धन क्षमता था। जब हमने बीटा अपॉन अल्फा से निकाला था तो m बराबर वहां पे आया था MO गुना ME, और MO का मान निकाला था तो MO बराबर आपका यही आया था -VO/UO, और ME का मान जो आया था 1 + D/, पहले था ये D/UE, और इसी का मान हमने जब निकाला था है ना तो ये आ गया था 1 + D/F, और दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो ये वाला मान आया था। मतलब हमने कहा था सबको ध्यान रखने के लिए। तो ये आवर्धन क्षमता जो होती है किसकी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे हम बहुत छोटी वस्तु को देखते हैं, बैक्टीरिया वायरस या बहुत छोटी वस्तु को देखने का काम करते हैं। तो ये सरल नहीं है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है ना, तो लिखा हुआ भी है। फिर कह रहा है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो ये एक फॉर्मूला और भी बताए थे आपको, m बराबर हमने कहा था कि जब उसका प्रतिबिंब जो है इस तरीके से बनाया जाता है ना, जो नली की लंबाई है वो L/F, ये था 1 + D/F, ये -L/F हो ये आया था। और m का जो आवर्धन क्षमता है यहाँ पे जब आपका क्या कहते हैं, ये जो इसका जो प्रतिबिंब है मतलब अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बनता है उसके फोकस पे बनता है ना, और
ये जिसका जो फोकल लेंथ है जो इतना छोटा होता है कि जिससे कि नली की लंबाई उसी के बराबर हो जाए, तो एल बराबर ये जो एल है आपका, जो वीओ जो लिखते हैं उसको हम एल ले लेते हैं, है ना। ये वीओ को एल ले लेते हैं, एल बटा एफ हो जाता है, ये डी बटा एफ ये लिखवाया था आपको। तो यहाँ से क्या पता चलता है, एम जो है वो समानुपाती है एल का, ऊपर में एल है, जब कोई चीज ऊपर में होता है तो उसका समानुपाती है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एम का मान माइनस एल बटा एफ हो 1 प्लस डी बटा एफ ही होता है। ये हमने आपको वहाँ पे स्टेटमेंट लिखवा दिया था, जिसमें हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताया था। उसको अगर नहीं आप देखे हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को देख लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम कर लीजिए, उसमें ये बात आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमने इसको एल लिखा। तो m का जो मान है ऊपर में l आ रहा है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया l का, मतलब l का मान बढ़ेगा तो m का मान बढ़ेगा, l का मान घटेगा तो m का मान घटेगा। यहाँ तो क्वेश्चन में दे दिया है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है, यहाँ पे l सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ही है। सूक्ष्मदर्शी का लंबाई का मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की लंबाई, लेकिन यहाँ पे अभिदृश्यक जो है वो छोटा फोकल लेंथ वाला होता है, मतलब ये जो ऐसा वाला इधर होता है, ये बड़ा अपर्चर वाला, बड़ा द्वारक वाला, ये पतला लेंस इधर होता है। तो ये हो गया एम जो होता है एल का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एल का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मतलब एल को बढ़ाने से आवर्धक क्षमता बढ़ेगी, एल को घटाने से आवर्धक क्षमता घटेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एल जो है उसके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आवर्धक क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये एल का मान बढ़ता है, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आता है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास फिर से है, 44 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब, खगोलीय दूरबीन ये है, अंतिम प्रतिबिंब देख रहा है आपको। तो अंतिम प्रतिबिंब अगर सामान्य जो आपका जो नॉर्मल विजन होता है, कहने का मतलब जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनता है, तो आपने यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया था, आपको याद होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया था, और ये वाली दूरी जो है वो उसको आप इससे बना हुआ प्रतिबिंब बोलते हैं। तो v बराबर माइनस डी मैंने लिया था। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनती है, तो आपको पता है ये प्रतिबिंब ऐसा बनता है, और ये कैसा है तो उल्टा है, लेकिन ये जो है वो उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो काल्पनिक बनता है ये वाला प्रतिबिंब, इसका सीधा बनता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है, तो आभासी होगा। और वस्तु के सापेक्ष ये उल्टा होता है, ये उल्टा प्रतिबिंब है इसलिए उल्टा प्रतिबिंब होता है। ये वाला प्रतिबिंब ये आभासी बनाता है, तो ये प्रतिबिंब आभासी होता है, इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये वास्तविक बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब इससे बनता है और ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आभासी ही रहेगा, इसको आप स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। आपको पता है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। तो इसका ये जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, लेकिन ये इसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। तो ये तो सीधा बनता है, लेकिन इस वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, और ये इसके सापेक्ष ये जो है इसका काल्पनिक बनता है, इसलिए आभासी एवं उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो सही आंसर है डी, ठीक है ना। तो ये बनेगा। फिर है 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी आपको बताए थे कि जो घड़ी बनाने वाला प्रयोग करता है, तो घड़ी बनाने वाला एक लेंस का प्रयोग करता है, फोकस है ना, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखता है ना, ये अगर बोलिए तो एफ डैश के, और इसका प्रतिबिंब इधर बनता है जो आभासी प्रतिबिंब होता है, ए बी अगर है तो इसका सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता का ये वाला जो फोकस दूरी है, इसका जो क्या कहते हैं पावर है वो 4 डायोप्टर है। तो उत्तल लेंस के लिए जो पावर होता है प्लस में होता है, इससे पता चलता है उत्तल लेंस है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, तो प्लस में हो गया, तो F बराबर 1/P होता है, तो 1/4 मीटर हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1/4 गुना 100 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा क्या भाई, तो फोकस दूरी। अब फोकस दूरी निकाले गया तो आपको कहता है आवर्धन क्षमता बताइए, तो आवर्धन क्षमता m बराबर आप इसके लिए पढ़े थे 1 + d/f,
तो हो गया 1 प्लस डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है, एफ का मान भी आपको 25 आ गया, तो 25 से 25 कट गया, 1 प्लस 1 2 के बराबर। तो जहां 2 है वो आंसर हो जाएगा ये आपका 45 का क्वेश्चन जो बी है। फिर कह रहा है 46 में कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः एफ तथा एफ है। ये दूरदर्शी है, ये वाला दूरबीन है, इसका इसका फोकल लेंथ एफ है जो एफ ओ बोलते हैं, है ना। तो एफ ओ जो है वो एफ के बराबर है, कैपिटल एफ के बराबर है जो अभिदृश्यक है, और नेत्रिका का जो फोकस दूरी है वो स्मॉल एफ के बराबर है। तो आपको कहता है आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता तो आपको पता है एफ ओ बटा एफ ही होता है ना। तो आवर्धन क्षमता निकल जाएगा यहाँ से, आवर्धन क्षमता एफ ओ बटा एफ ई। तो ये हो जाएगा आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई होता है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से वैल्यू नहीं दिया, तो एफ ओ का मान एफ हो गया, ये एफ हो गया, तो संख्यात्मक मान जो होगा वो एफ बटा एफ के बराबर होगा। ठीक है। फिर कहता है किसी दूरबीन माने यही है कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, फिर से दे रहा है अभिदृश्यक मतलब एफ ओ, उसका फोकस दूरी दोनों उत्तल लेंस का बना होता है तो फोकस दूरी प्लस में होगा, तो इसका प्लस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और जो नेत्रिका है उसका फोकस दूरी प्लस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो m का मान फिर से माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, लेकिन यहाँ माइनस में आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब संख्यात्मक मान 20 सेंटीमीटर बटा 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 20 हो गया, तो 10 इसका जो है आवर्धन क्षमता आएगा। ठीक है। फिर कह रहा है वो ये भी खगोलीय दूरबीन है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता दे रखा है, तो आवर्धन क्षमता एफ बराबर एम बराबर एफ ओ बटा एफ ई होता है ना। एम का मान दे रखा है 10, है ना, और एफ ओ आवर्धन क्षमता 10 है, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ही दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो एफ ओ अभिदृश्यक की फोकस दूरी निकालनी है, तो दो कोना कोनी गुना हो जाएगा, एफ ओ का मान कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, तो एफ ओ का मान 200 सेंटीमीटर, यहाँ बी वाला आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सब फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो आप एक एक नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला जितना याद रखते हैं उतना अच्छा है ना। मैंने बहुत इसको जो है समझाने की कोशिश की है आपको, इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं तो 2 बार देखिए, है ना, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद देखते हैं या तो नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है ना, जैसा भी होगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। क्वेश्चन कराना हमने शुरू कर दिया है तो क्वेश्चन भी दोस्तों को बताइए जिससे कि वो कर सकें, इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।